हाँ जी, ये हमारा आज चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग +1 क्लास कॉमर्स। इसका क्वेश्चन है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन और कॉन्सेप्ट्स। ओके, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन और कॉन्सेप्ट। इसके अजम्पशंस क्या होती हैं? अजम्पशंस वो कॉन्सेप्ट जो हमने मान के चलने हैं। अकाउंटिंग समझते या करते समय हमें कुछ अजम्पशंस पहले पता होनी चाहिए जिसके बेस पे ये अकाउंटिंग चलती है। ठीक है। इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट मीन्स फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मीन्स वही 3 स्टेटमेंट्स: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, these fundamental accounting assumption or concept are the assumption which are presumed to have been followed। मैं बेकार पहले बोला था कि हमें कुछ चीज़ मान के चलनी पड़ती है। assumption का मतलब एज्यूम करना। कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो हमें पहले ही मान के चलने हैं कि ये ऐसा ही होगा, फिर हम अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम है या अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है या अकाउंटिंग का वर्क है वो शुरू कर सकते हैं, है ना। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन। हमने जितना भी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड है, जो अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है, इन्हीं अजम्पशन को बेस लेके मान के फिर चलना। सारा रिकॉर्ड इसी के बेस पे हमने तैयार करना। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन। द एंटिटीज विच डू नॉट फॉलो any of the fundamental accounting assumption are required to disclose which of these assumptions have not been followed and the reason for not following them. The entity which do not follow any of the fundamental accounting assumption, जो institutions, जो entities इन fundamental को नहीं मानती या इनके बेस पे अपना अकाउंटिंग सिस्टम नहीं चलाती, are required to disclose, उन्हें बंद करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस है, उनको अगर मार्केट में बने रहना है या काम करना है, इन्हीं अजम्पशन के बेस पे उससे अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर द रीज़न ऑफ नॉट फॉलोइंग देम द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आर, आपकी बुक में 3, वैसे तो ज़्यादा है, इसकी जो अजम्पशन है ज़्यादा, लेकिन आपके +1 में अभी थोड़ा सिलेबस है इसलिए उन्होंने 3 अजम्पशन बताई हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न, कंसर्न का मतलब बिजनेस, गोइंग का मतलब चलते रहना। अजम्पशन हमारी मान्यता है, हम ये मान के चलेंगे कि हमारा बिजनेस है, जो हमारी फॉर्म है, हमारी कंपनी है, वो फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। हमने ये नहीं मान के चलना कि हमारा बिजनेस आज शुरू है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर हम डिस्क्लोज़ कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे, नहीं। क्योंकि अकाउंटिंग की अजम्पशन ही यही है, यहाँ पे यही मान के चला जाता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। अकाउंटिंग अज्यूम दैट, ये मान के चलती है दैट एनी एंटिटी मतलब बिजनेस, कोई भी बिजनेस, फर्म, कंपनी, एनी एंटिटी इज़ अ गोइंग कंसर्न, वो चलती रहने वाली एंटिटी है, वो बंद होने वाली एंटिटी नहीं है। ये मान के चलना। वैसे बंद भी हो सकती है अगर हमारा बिजनेस नहीं सेटअप होता, उसका हमें यानी उतनी जितनी हमने एस्टिमेट लगाई है कि इनकम इतनी होगी तो हम ये करेंगे ये, अगर हमारी इनकम उतनी नहीं बनती या हमारी देनदारियाँ इतनी, लाइबिलिटी इतनी बन जाती हैं कि हम नहीं उसको बेयर कर पाते, तो हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। लेकिन जब हमने शुरू किया है तो अकाउंटिंग का ये फर्स्ट असम्पशन है कि हमने ये मान के चलना कि आवर बिजनेस इज़ वर्किंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ओके, गोइंग कंसर्न दैट इट विल ऑपरेट फॉर एनी इनडेफिनेटली, वर्ड ध्यान में रखना, इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। आवर बिजनेस वर्क्स फॉर इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड, हमारा बिजनेस एक अनिश्चित लंबे समय के लिए काम करेगा, ये मान के चलो। ओके, इट एज्यूम दैट
the entity will continue operations under the same economic condition and economic environment। हमारा बिजनेस ये मान के चलेगा कि हम इसी कंडीशन में, इसी हालत में, इसी इकोनॉमिक पोजीशंस में आगे ही काम, आगे ऑपरेशन करते रहेंगे, आगे अपना बिजनेस चलाते रहेंगे, सेल परचेज चलती रहेगी, प्रोडक्शन होती रहेगी, ऐसा ही सारा काम चलेगा। Since continuity of the business is accepted as a basic concept, accounting and financial reports are drawn on the continuous basis। इसी तरह पहली assumption यही है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, और जो हमने रिपोर्ट्स बनानी है वो भी यही बना के, यही मान के चलना है कि ये कंटिन्यू चलती रहेगी। क्योंकि लास्ट रिपोर्ट होती है, जैसे आज ये साल ख़त्म हुआ है, इसकी जो फाइनल रिपोर्ट्स बनेगी, इसी के बेस पे हमारी स्ट्रेटजी नेक्स्ट ईयर की बनेगी। हमने पिछले साल में कितना किया था, क्या प्रोडक्शन की, क्या उसकी सेल हुई, क्या हमें बचा, उसी के बेस पे हम नेक्स्ट ईयर की स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यही मान के चलना पड़ता है कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि हमारा बिजनेस इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। However, where it is certain the entity has limited life, चाहे कई फर्मों की लाइफ लिमिटेड होती है, कई फर्मों की लाइफ लिमिटेड होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, इंडिकेटिंग दैट इट विल बी नॉट कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस लॉन्ग इनफ, अकाउंटेंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिफ्लेक्ट दिस पोजीशन। चाहे कई जो एंटिटीज़ होती हैं उनकी लाइफ जो है शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, लेकिन फिर भी उनके जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग, उनकी ये लाइबिलिटी बनती है, तो उसकी फाइनल स्टेटमेंट इस तरह से तैयार करें कि वो इस पोजीशन को हैंडल कर सके। समझा? सेकंड है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सेकंड assumption, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। The financial reports of going concern portray not only the current status but also provide a picture of progress over the preceding period। जो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी फाइनल रिपोर्ट्स हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट्स वगैरह, ये हमारी करंट पोजीशन तो पेश करती हैं हमारे सामने, हमारी फर्म, हमारी कंपनी कहाँ पे स्टैंड है, इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनों से पैसे हमने लेने हैं, कितनों को हमने देने हैं, हमारे बिजनेस की मार्केट वैल्यू क्या है, इसके बारे में तो बताती है। प्लस इसके साथ ही जो पिछले साल की रिपोर्ट है उसके बारे में, पिछली पिक्चर है जो लास्ट ईयर की जो पिक्चर है वो भी हमारे सामने पेश करती है, क्योंकि उसमें जो डाटा रिकॉर्ड किया गया है, उसमें जो स्टेटमेंट्स में जो लिखी गई हैं चीज़ें, वो सारी किस साल से हैं, पिछले साल से, है ना। पिछले साल में जो कुछ हुआ, सेल परचेज हुई, एक्सपेंसेस हुए, इनकम हुई, है ना, जो कोई एसेट्स खरीदी, कोई एसेट बेची, ये सारी पिछले साल में किया। तो साल के एंड में 31 मार्च हमने वो फाइनल रिपोर्ट्स तैयार की, वो हमें करंट की पिक्चर पेश कर दी, लेकिन वो सारी ट्रांजैक्शन है किस साल की, प्रीवियस ईयर की, तो वो प्रीवियस ईयर की क्लियर पिक्चर भी हमारे सामने पेश करती है। टू बी इफेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिक्वायर कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम 1 year to year and defined consistency, conformity from period to period with the unchanging policy and procedure। इस तरह जो फाइनल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें कंटिन्यूसली हमें नेक्स्ट ईयर की रिपोर्ट देती जाती है, जबकि इसके साथ साथ वो हमें पिछले साल का जो लास्ट प्रीवियस ईयर है उसके बारे में भी बताती जाती है। ओके, हाँ जी, थर्ड पॉइंट है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट। Revenue should be recorded in the book when the seller has earned the right to receive the payment. It does not matter when the cash is received by business from that transaction. Similarly, accrual basis. Accrual basis का मतलब हमारी बुक्स में एंट्रीज तब रिकॉर्ड की जाएगी जब वो होगी, जब वो घटी है, when it happened, when the transaction done. It does not matter that cash received or not. उसके बदले में कैश मिला या नहीं मिला, आज नहीं कल मिलेगा, परसों मिलेगा, नेक्स्ट मंथ मिलेगा, it does not matter.
ओके, हमें सिर्फ ये देखना है कि किस डेट पे वो ट्रांजैक्शन हुई है। हमने सेल की आज के दिन पे, आज की डेट पड़ी है तो आज ही हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, चाहे वो क्रेडिट की है उसके पैसे हमें कल मिले, परसों मिले, कब मिले, ये नहीं हमने देखना। ठीक है, क्या ध्यान से सुनना। रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन द सेलर हैज अर्नड द राइट टू रिसीव द पेमेंट। जब सेलर ने गुड्स बेच दिए तो उसको राइट मिल गया पैसे लेने का, आगे चाहे उसे मिले या नहीं मिले, लेकिन उसका राइट बन गया, राइट बन गया। अगर मैंने उधार बेचे हैं, मान लो मैंने राम को किया, मैं सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000, मैंने 5,000 के गुड्स उसको उधार बेचे। अगर उसने मुझे कैश दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो मैंने राम जो मेरा डेटर बन गया, वो क्या बन गया, डेटर। डेटर मीन देनदार, उससे मैंने पैसे लेने हैं। और डेटर तभी बनेगा अगर इस डेट को मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँ। आज के दिन मैंने बेचा रामलाल को, तो मैंने बुक्स में लिख लेना है आज 22 जून 2026 मैंने इसको रामलाल को बेचे, तो रामलाल मेरा डेटर बन गया, तो रिकॉर्ड होगी एंट्री। अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब व्हेन द ट्रांजैक्शन हैपन, जब ट्रांजैक्शन घटती है। ठीक है, ये नहीं देखना कि पैसे जब मिलेंगे तब न लिखेंगे। हमने आज की डेट में जब हमारे गुड्स उसके पास चले गए, हमने बेच दिए, जब बेचे तो हमें राइट मिल गया पैसे लेने का, तो हमने उसी डेट में लिखना है सोल्ड गुड्स टू राम, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। राम के लेजर में भी 22 की डेट चलेगी और सेल के अकाउंट में भी, सेल के लेजर में भी चलेगी। ये है अक्रूवल बेसिस। दोबारा सुनना, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड, जो हमारी अमाउंट है सेल की वो रिकॉर्ड की जाएगी इन द बुक्स, किताबों में, व्हेन द सेलर हैज़ अर्न द राइट टू रिसीव द पेमेंट, जब उसको सेलर को पेमेंट को रिसीव करने का अधिकार मिल गया। तो वो कब मिल गया, जब उसने सेल की। इट डज नॉट मैटर व्हेन द कैश इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम द ट्रांजैक्शन सिमिलरली, ये मैटर नहीं करता कि उस बंदे को, सेलर को वो पैसा मिला है या नहीं मिला। Expenses should be recognized in the books when the liability to pay it's arisen. It is a material when the cash is paid or similarly. अगर हमारी एक्सपेंसेस हैं, मान लो हमने किसी से परचेज किया, तो अगर उधार किया तो वो भी उसी टाइम पे लिखेंगे जब हमने परचेज किया। अब हमने उधार जो खरीदा तो हम वो हमारे क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर, वो लेनदार हो जाएंगे। लेकिन अगर आज लिखते हैं तभी वो क्रेडिटर होंगे, लेकिन जब हम कैश देने लगेंगे तब एंट्री कर सकते हैं, तब तो उन्हें पेमेंट ही कर दी, तब तो हमने उनकी पेमेंट कर दी, तो फिर क्रेडिटर कैसे बने हुए। इसलिए ट्रांजैक्शन हमें तब लिखनी पड़ती है जब वो घटित होती है, व्हेन द ट्रांजैक्शन हैपेंस।